स्वागत है आप सबका फिनशाला के इस वीडियो पर। जब हमने मॉक टेस्ट के वीडियोस बनाए थे तो मुझे बहुत सारी क्वेरीज ये आ रही थी कि सर आप एक काम कीजिए कि आप थोड़ा और डिटेल में समझाइए आप क्या कर रहे हो, कि ये जो 50 क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हो वो बहुत जल्दी जल्दी आप सॉल्व कर रहे हो। अच्छा तो लग रहा है, समझ में भी आ रहा है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा और विस्तार से इसको समझाओगे, डिटेल में समझाओगे तो अच्छा लगेगा। तो आज के वीडियो से हम एक 10 वीडियो की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिस पर मैं आपको हर चैप्टर के 10-10 क्वेश्चन आपके साथ मिलके सॉल्व करूंगा। और मैं आपको बताऊंगा कि आपकी साइकोलॉजी क्या होनी चाहिए, क्वेश्चन को कैसे रीड करना है, कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को समझना है और उसे कैसे अप्लाई करना है। तो देखिए, आपको जो भी मैं बताऊंगा आपको वो क्वेश्चंस शायद ही कहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चंस बुक के पीछे के क्वेश्चंस नहीं है, ये क्वेश्चंस हमने खुद निकाले हैं। तो जो हमारा एक्सपीरियंस कहता है कि कौन से क्वेश्चंस किस तरीके से आ सकते हैं, मैं आपको वहां से क्वेश्चंस निकाल कर दे रहा हूं। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 1 की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि ऐसे कौन से क्वेश्चंस हैं जिसे हमें आंसर करने चाहिए। तो पहला क्वेश्चन है, द टर्म डेरिवेटिव इज, ऑप्शन ए, ऐसा अ कॉन्ट्रैक्ट और अ प्रोडक्ट विच हैज अ वैल्यू अटैच्ड टू इट। ऑप्शन बी, सच अ वैल्यू कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम द वैल्यू ऑफ एन अंडरलाइंग एसेट। ऑप्शन नंबर सी, अंडरलाइन कैन बी एनी फाइनेंशियल एसेट्स और एग्रीकल्चरल कमोडिटी एक्सेट्रा। और ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। तो राइट आंसर है ऑल ऑफ द अबव। राइट? लेकिन क्यों है, देखिए आप समझिए, डेरिवेटिव होता क्या है। डेरिवेटिव में एक अंडरलाइन होती है जिसे हम कहते हैं अंडरलाइंग एसेट, और एक दूसरा प्रोडक्ट होता है जो एक वैल्यू डिराइव करता है जिसे हम कहते हैं डेरिवेटिव प्रोडक्ट। तो वो जो वैल्यू डिराइव करता है उस प्रोडक्ट को कहा जाता है डेरिवेटिव प्रोडक्ट। तो अब अगर ये ऊपर जाएगा तो ये भी ऊपर जाएगा, अगर इसकी प्राइस नीचे आएगी तो इसकी भी प्राइस नीचे आएगी। एक सिंपल एग्जांपल आप समझ लीजिए, ऑरेंज जूस है और ऑरेंज है, तो अगर ऑरेंज की प्राइस ऊपर जाएगी तो ऑरेंज जूस की भी प्राइस ऊपर जाएगी। तो क्या ऑरेंज जूस डिराइव कर रहा है अपनी वैल्यू ऑरेंज से? बिल्कुल। तो ऑरेंज होगा अंडरलाइन एसेट और डेरिवेटिव हुआ ऑरेंज जूस। तो अब आप देखिए, जब आप फाइनेंशियल मार्केट के बारे में बात करते हैं तो यही चीज कहलाती है डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स। तो ऑप्शन ए क्या कह रहा है? ऑप्शन ए कह रहा है अ कॉन्ट्रैक्ट और अ प्रोडक्ट विच हैज अ वैल्यू अटैच टू इट। तो बिल्कुल है, वैल्यू तो अटैच होगी होगी। ऑप्शन नंबर बी क्या कर रहा है? सच वैल्यू कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम द वैल्यू ऑफ एन अंडरलाइंग एसेट। वही मैंने अभी आपको समझाया कि एक अंडरलाइंग एसेट होता है जिससे उसकी वैल्यू डिराइव की जाती है। अंडरलाइन कुछ भी हो सकती है। तो मैंने आपको एग्जांपल क्या दिया? मैंने तो एग्जांपल आपको ऑरेंज और ऑरेंज जूस का दिया। बहुत सारे लोग आप में से ये भी सोच सकते हो कि भाई ये क्या एग्जांपल हुआ। लेकिन अब आप एक बात बताइए, अगर मैं गोल्ड की बात करूं और मैं गोल्ड का एक कॉन्ट्रैक्ट बना लूं खरीदने और बेचने का, तो ये कॉन्ट्रैक्ट अपने आप में तो कुछ भी नहीं है। वो वैल्यू कहां से डिराइव कर रहा है? गोल्ड से कर रहा है। तो अंडरलाइन कौन कौन सी हो सकती है, या डेरिवेटिव प्रोडक्ट किस किस का बन सकता है? किसी का भी बन सकता है। कमोडिटी का बन सकता है, करेंसी का बन सकता है, इक्विटी का बन सकता है, किसी का भी बन सकता है, इंटरेस्ट रेट का बन सकता है, किसी का भी कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है। तो देखिए, अभी आपको समझ में आया कैसे। आपको सिर्फ ये नहीं समझना है कि राइट आंसर कौन सा है। ये मैं आपको जो करा रहा हूँ लास्ट मिनट प्रिपरेशन नहीं है। मैं आपको करा रहा हूं कि अगर आप एक बिगनर हो, एकदम नया आए हो, तो भी आप क्या कर सकते हो, इस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर सकते हो। Question number two, dash is a pre-decided contractual agreement between two parties to exchange an underlying asset at a certain future date for a particular price. These are negotiated over the counter contracts. अब आप ध्यान से देखो, किसके बारे में बात हो रही है? प्री डिसाइडेड कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट यानी कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, मैंने इसको मार्क कर लिया। दो पार्टीज के बीच में हो रही है। किसके लिए हो रही है? अंडरलाइंग एसेट। तो जब भी कॉन्ट्रैक्ट और अंडरलाइंग एसेट आएगा, इसका मतलब डेरिवेटिव प्रोडक्ट के बारे में बात हो रही है। अब क्या कह रहा है? दीज आर
नेगोशिएटेड ओवर द काउंटर कॉन्ट्रैक्ट्स। तो याद रखिए दो तरीके के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, एक होता है फॉरवर्ड और एक होता है फ्यूचर। तो जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है वो दो काउंटर पार्टी के बीच में होता है, और जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होता है वो एक्सचेंज में होता है, स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट होता है। तो आप अब आपको आंसर समझ में आ गया, ये ऑप्शन नहीं है, ये ओटीसी नहीं है, ये प्रीपेड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात कर रहा है। Question number 3. Participants for whom making profit is a priority rather than managing their risk, they aim for price difference in two different market and strike a deal to exploit this difference. They buy cheap from one market and they sell higher in another market. Such participants can be known as, यहाँ पर क्या रहा है, कह रहा है कि भाई आपको रिस्क को मिनिमाइज नहीं करना है, आपको प्रॉफिट कमाना है। ये आप कैलकुलेटर हो ना, तो आप हमेशा मार्केट के डायरेक्शन से फायदा उठाना चाहोगे। अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो आप बाय करके काम करोगे, और मार्केट नीचे आ रहा है तो आप सेल करके काम करोगे। तो देखिए मैं आपको जब ये क्वेश्चंस करा रहा हूं ना, तो मैं सिर्फ आंसर देके भाग नहीं रहा हूं। अब मैं क्या कर रहा हूं, आपको ना सारी चीजों को एक्सप्लेन करता हुआ जा रहा हूं, ताकि अगर ये क्वेश्चन ना आए, आपको हेजिंग का क्वेश्चन आ जाए तो भी आप मेंटली प्रिपेयर्ड हो। ठीक है, तो देखिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो सबसे पहले आप इसे लाइक कर लीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को दबा दीजिए, ताकि आपको जब मेरा अगला वीडियो आएगा ना तो आपको तुरंत मिल जाएगा। और देखिए मैं आपको बार बार कह रहा हूं, अगर मुझे लाइक्स मिलते हैं, अगर मुझे व्यूज मिलते हैं इस वीडियो को लेके, तो मैं सारे टॉपिक्स पे चैप्टर वाइज वीडियो बना सकता हूं। ठीक है, तो आपकी जो एप्रिसिएशन होगी उसके बाद आप देखिए आपको धड़ाधड़ वीडियो मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4. Trading in derivative products are generally preferred over trading in cash market because cost of transaction is lower than the prices of underlying asset, highly liquid market, hence faster to execute, बोथ ए एंड बी या ओनली ए। तो इस चीज को आप समझिए, जब भी आप डेरिवेटिव में काम करते हैं, जब भी आप डेरिवेटिव में काम करते हो ना, तो आपको पूरे पैसे नहीं देने होते, आपको सिर्फ मार्जिन मनी देना होता है। और जब आप कैश में काम करते हो तो आपको फुल पेमेंट देना होता है। तो जब आप कैश में काम कर रहे हो और आप फुल पेमेंट दे रहे हो तो आपकी कॉस्टिंग तो ज्यादा है। और डेरिवेटिव्स में इतने कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, देखिए जितना एक्चुअल कैश मार्केट का वॉल्यूम होता है उसका कई गुना ज्यादा डेरिवेटिव का वॉल्यूम होता है। तो ये हाईली लिक्विड भी है। तो अगर दोनों ही ऑप्शन सही है तो मेरा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी बोथ ए एंड बी। तो देखिए जब भी आप क्वेश्चन को पढ़ रहे हो ना, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट को आप पकड़ना सीखो। अगर आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आप पकड़ लोगे ना, तो आपके लिए बहुत आसान होगा। अगर आप रटा रटाए सोचोगे, आप सारे क्वेश्चन रट लोगे तो होगा नहीं, आपको समझना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 5.
ऑपरेशनल रिस्क इंक्लूड लॉसेस ड्यू टू। सबसे पहली चीज बात कर रहा है रिस्क की। रिस्क एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है चैप्टर नंबर 1 का। अब बात कर रहा है ऑपरेशनल रिस्क की। जो आप डे टू डे काम करते हो उसे हम कहते हैं ऑपरेशन। तो डे टू डे ऑपरेशंस में अगर कोई रिस्क आता है तो वो क्यों आता है? क्या वो गवर्नमेंट की पॉलिसी के कारण आता है? नहीं, वो तो एक वन ऑफ इवेंट है, कभी कभी होता है। क्या इनकम टैक्स रेगुलेशन के कारण आएगा? नहीं, वो भी तो साल में एक बार आपके पास आएगा। क्या मैनेजमेंट ने बहुत कंट्रोल करके रखा हुआ है? बिल्कुल नहीं। अगर मैनेजमेंट बहुत कंट्रोल करेगा तो उसे ऑपरेशनल रिस्क नहीं आएगा। तो बचा क्या? देखिए, अगर आपको कुछ भी नहीं पता ना, तो भी आपको पता चल जाएगा कि राइट आंसर है इनएडिक्वेट डिजास्टर प्लानिंग। लेकिन अब आप बोलोगे कि नहीं अभिषेक सर, आप मुझे ये बताओ इनएडिक्वेट डिजास्टर प्लानिंग क्यों होगी। तो अब मैं आपको एक सीधी सी बात बताता हूँ। अगर आज मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं आपके सामने, और जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं और अचानक लाइट चली जाती है, अगर ये लाइट चले गई और मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाया, इसका मतलब है मेरे पास में बैकअप प्लानिंग नहीं है। या ये भी हो सकता है कि मेरा ब्रॉडबैंड का कनेक्शन चला गया। तो क्या मैं इसे मोबाइल से चला सकता हूं? तो देखिए, जब भी आप ऑपरेशंस रन करते हो तो आपके पास में मल्टीपल प्लान्स होने चाहिए। तो अगर आपके ऑपरेशंस में रिस्क आ रहा है, मतलब आपके पास में डिजास्टर प्लानिंग नहीं है। तो अब आप समझ रहे हो, आपको लॉजिक भी पता होना चाहिए, और क्योंकि आप एमसीक्यू दे रहे हो तो आपको इलिमिनेट करना भी आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6, अंडरलाइंग एसेट्स कैन बी कैटेगराइज्ड इन द फॉलोइंग कैटेगरी। ऑप्शन नंबर ए मेटल्स, जो कि गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, जिंक, ऑयल, इलेक्ट्रिसिटी, नेचुरल गैस। ऑप्शन नंबर बी एग्रीकल्चरल कमोडिटीज जैसे शुगर, कॉफी, कॉटन एंड फाइनेंशियल एसेट्स। ऑप्शन नंबर सी ओल्ड कॉइन्स, कल्चर्स, वर्क्स ऑफ आर्ट्स, बोथ ए एंड बी। तो याद रखिए, एज अ स्टूडेंट आपको कंफ्यूजन कैसे आएगा, पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। जब भी हम बोलते हैं ना, एक अंडरलाइंग एसेट होता है और एक डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो मैंने कहा डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट तो किसी का भी आप बना सकते हो। कुछ भी आप अंडरलाइंग एसेट रख के डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हो। तब आप बताओ, क्या मेटल का बन सकता है? जी हाँ, बिल्कुल बन सकता है। क्या एग्रीकल्चर कमोडिटी का बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। अब आप देखिए, अगर आप मेरे हिसाब से जाएंगे ना तो मैं इसका भी डेरिवेटिव बना ही सकता हूं। ठीक है, लेकिन अगर ये है तो आंसर होना चाहिए ऑल ऑफ द अबव। लेकिन आपको एक चीज पता है कि यहां पे डाउट होगा, लेकिन यहाँ पे श्योरिटी है और यहाँ पे श्योरिटी है कि मेटल का भी होता है, एग्रीकल्चर का भी होता है। क्योंकि अगर आपने चैप्टर सही तरीके से पढ़े तो आपको याद होगा कि मेटल का भी एग्जाम्पल दिया गया है, एग्रीकल्चरल का भी एग्जाम्पल दिया गया है। इसीलिए ऑप्शन होगा डी, यानी बोथ ए एंड बी। तो देखिए, जब भी कंफ्यूजन आए ना, थोड़ा कॉमन सेंस अप्लाई कीजिए, आंसर फटाफट है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, इंपैक्ट कॉस्ट इज लो। अब पहले समझ लेते हैं इंपैक्ट कॉस्ट क्या होती है। तो देखिए, जब कभी भी आप देखते हो कि 500 में बायर खड़ा है बिड, और 505 में सेलर खड़ा है, इसका मतलब क्या है? आपको सीधी सी भाषा में आप समझो, अगर आपने बाय किया तो किस रेट पे बाय होगा? वो सेलर के रेट पे बाय होगा। अगर आपने सेल किया तो किस रेट पे सेल होगा? वो बायर के रेट पे सेल होगा। ये क्वेश्चन आता है बिड और आस्क का। तो अगर आपको बिड और आस्क में प्रॉब्लम हो रही है और आप एक न्यू कमर हो, तो मैंने इसके लिए एक बहुत बेहतरीन वीडियो बनाया था हमारे मेन चैनल के ऊपर, जो कि है वेल्थ कोश। तो मैं आपको लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूँ। तो आप वो चैनल में जाके वो वीडियो को देख सकते हो। बिड एंड आस्क कंप्लीट 10 मिनट का वीडियो ही उस पर बना है। ठीक, तो अब आप समझो, ये बाय तो हुआ 505 में, सेल हुआ 500 में, तो आपका लॉस हुआ 5 रुपए। अब अगर ये 500 पे होता और बाय सेलर खड़ा होता 501 में, तब लॉस कितना होता? 1 रुपए का। इससे हमें समझ में आता है कि जो बिड एंड आस्क का गैप है वो मुझे इंपैक्ट कॉस्ट के बारे में बता रहा है। अब जिस प्रोडक्ट में ज्यादा खरीदारी होती है, वॉल्यूम भी ज्यादा होता है, लिक्विडिटी भी ज्यादा होती है, वहां पर इंपैक्ट कॉस्ट आपको हमेशा कम मिलेगा। जहां पे लिक्विडिटी और वॉल्यूम कम होता है, वहां पर
वहां पर आपको इम्पैक्ट कॉस्ट हमेशा ज्यादा मिलेगी। तो इसलिए अब आपको ये मेरे एक्सप्लेनेशन के बाद अब आपको ये चीज एकदम से समझ में आ जाएगी कि इसका आंसर क्या होगा। आंसर होगा बी, यानी वॉल्यूम और लिक्विडिटी क्या है, हाई है। क्वेश्चन नंबर 8, यू आर बुलिश ऑन अ पर्टिकुलर स्टॉक, लेकिन आपको यू आर अनश्योर ऑफ द ओवरऑल मार्केट। तो अगर आप एक स्टॉक पे बुलिश हो तो आप क्या करोगे, उसे बाय करोगे। और अब अगर आप ओवरऑल मार्केट को लेके अनश्योर हो तो उसको हेज करने के लिए क्या करोगे, सेल करोगे। तो अब आप देखो, आपके लिए क्या होगा, बाय स्टॉक फ्यूचर्स और सेल इंडेक्स फ्यूचर्स। तो आपने क्या कर लिया, स्टॉक का फ्यूचर बाय कर लिया और इंडेक्स का फ्यूचर सेल कर दिया। तो अगर आपने देखा आपका स्टॉक ऊपर गया और इंडेक्स नीचे आया तो आपको दोनों जगह फायदा होगा। लेकिन अगर इंडेक्स के चलते आपका स्टॉक भी गिर गया तो स्टॉक का जो नुकसान होगा उसकी भरपाई कौन कर देगा, वो इंडेक्स के सेलिंग आपको भरपाई कर देगी। क्वेश्चन नंबर 9, टू इवॉल्व एंड एक्सपैंड द डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट एंड प्रोडक्ट इन 1848, dash platform was made to support standardized trading of forward contract on various commodities। तो देखिए ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है, ये आपको याद करना पड़ेगा। ये है शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड, जिसे हम प्यार से सी बॉट भी कहते हैं। ठीक है, तो आपको इसको याद रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सचेंज है और यहां से क्वेश्चन आपको आता है। क्वेश्चन नंबर 10, which risk can be managed by selling index futures? Systematic risk, अनसिस्टमैटिक रिस्क, या फिनेंशियल रिस्क, या ऑपरेशनल रिस्क। तो इसका राइट आंसर है सिस्टमैटिक रिस्क, ऑप्शन नंबर ए। तो अब इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं हम। क्वेश्चन में कह क्या रहा है, क्वेश्चन में ये कह रहा है कि अगर आपने इंडेक्स सेल किया और अपने रिस्क को मैनेज किया तो कौन से रिस्क को मैनेज किया। तो देखिए दो टाइप के रिस्क होते हैं, एक होता है सिस्टमैटिक रिस्क और एक होता है अनसिस्टमैटिक रिस्क। अनसिस्टमैटिक रिस्क वो होता है जो किसी एक पर्टिकुलर कंपनी से रिलेटेड होता है। तो देखिए जैसे अभी क्या हुआ, अडानी स्टॉक्स में इशू आया। अगर आपके पास में अडानी स्टॉक्स बाय किया हुआ है और आपने उसके अगेंस्ट में निफ्टी को सेल किया, आप देखोगे अडानी स्टॉक्स तो 30% गिर रहे हैं लेकिन निफ्टी तो 2% गिर रहा है। तो इसमें क्या होता है, अनसिस्टमैटिक रिस्क में अगर किसी पर्टिकुलर कंपनी में कोई रिस्क आता है तो उस रिस्क को कहा जाता है अनसिस्टमैटिक रिस्क। और आप इस अनसिस्टमैटिक रिस्क से बचते कैसे हो, आप क्या करोगे, एक कंपनी का शेयर नहीं लोगे, आप 10 कंपनी के शेयर लेकर रखोगे। तो अगर आपने डाइवर्सिफिकेशन किया तो आपका अनसिस्टमैटिक रिस्क से बचाव हो सकता है। सिस्टमैटिक रिस्क क्या होता है, अगर मान लीजिए कोविड आ गया, अगर कोविड आ गया तो पूरा का पूरा मार्केट गिर रहा है, हर स्टॉक गिर रहा है। ऐसे इवेंट से बचने का उपाय एक ही है कि आप पूरे के पूरे मार्केट के थ्रू हेज करो। तो वो होगा कि आप सिस्टमैटिक रिस्क को बचाने के लिए आप क्या करोगे, निफ्टी को सेल करोगे। सो दिस इज नोन एज सिस्टमैटिक रिस्क। तो अगर मैं इंडेक्स को बेच रहा हूं तो मैं एक कंपनी के रिस्क को मैनेज नहीं कर रहा हूं, मैं पूरे के पूरे मार्केट के रिस्क को मैनेज करने की कोशिश कर रहा हूं। इसलिए इसका आंसर है सिस्टमैटिक रिस्क। तो देखिए ये जो वीडियोस है ना, ये लास्ट मिनट प्रिपरेशन के लिए नहीं है, मैं वापस से कह रहा हूं। तो ये वीडियोस उनके लिए है जो अभी पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। तो अगर आपने पढ़ना स्टार्ट किया है और आप ये क्वेश्चंस को समझना चाहते हो तो मैं आपके लिए चैप्टर वाइज बना रहा हूं। एवरीडे आपको ये वीडियोस मिल जाएंगे। तो बने रहिए इस चैनल पे, और अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज मुझे लिख कर बताइए कि आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं। लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका फायदा उठा सके। तो मिलते हैं अगले चैप्टर में, चैप्टर नंबर 2 पर।